नमस्कार, आप देख रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM और मैं हूं मनोरमा। आज हमारे साथ है एसएसबी के डीआईजी गोरखपुर परिक्षेत्र श्री मुन्ना सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सादर धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूंगी यहाँ आने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। इसके साथ ही जानना चाहूंगी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या रही, इस क्षेत्र में आना कैसे हुआ। सादर नमस्कार। मैं सर्वप्रथम अपना परिचय दे दूं और मैं ईश्वर को, आपको और जो भी दर्शक हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं मुन्ना सिंह, निवर्तमान उप महानिरीक्षक, अंग्रेजी में बोले तो डीआईजी, डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल, क्षेत्रक मुख्यालय सशस्त्र सीमा बल गोरखपुर का कार्यभार देख रहा हूं, जिसके जिम्मेवारी के इलाके में 269 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत नेपाल की है, जो बिहार की बाउंड्री जो गंडक नदी के साथ शुरू होती है से लेकर के और यूपी के जिले जो महाराजगंज, सिद्धार्थनगर से आगे बढ़ते हुए बलरामपुर तक जाती है और श्रावस्ती का कुछ इलाके को कवर करती है। इस इलाके में मेरी 5 वाहिनियां अलग अलग जगहों पर डिप्लॉयड हैं, जिनकी कई सारी सीमा चौकियां उस जगहों पर पदस्थापित हैं। ये मेरा ऑफिशियल परिचय हुआ। मेरी व्यक्तिगत परिचय जैसा कि आपने पूछा है, मैं मुन्ना सिंह, वैसे तो पूरा भारत मेरा है, लेकिन मेरा जन्म, कर्म और पालन पोषण बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में उस जगह से हुआ है जिसे लोग पिपरा कोठी, कोठी मीन्स बंगलो ऑफ द इंग्लिश पीपल, जहां कभी कैप्टन रीड का राज्य हुआ करता था और जहां से 1917 में हमारे माननीय महात्मा गांधी जी ने अपने आंदोलन को शुरू किया और वो भारतवर्ष को, भारत की स्वतंत्रता को दिलाने में सफल रहा था। मैं ठीक उसी भूमि की उपज हूं जो मेरी जन्मभूमि है। मैं कुछ हद तक यह भी कहूंगा कि वह मेरी भी कर्म भूमि है और साथ ही साथ चूंकि मैं एक सशस्त्र बल में हूं और मैं आज की तारीख में एक सशस्त्र बल में हूं, मेरे बैकग्राउंड में दूसरा सशस्त्र बल भी रहा है, तो इसलिए मैं पूरे भारत की सुरक्षा के लिए अपने आप को प्रतिबद्ध और दक्ष मानता रहा हूं और उस काम को पूरा कर रहा हूं। मेरी पढ़ाई लिखाई क्लास 12 तक तो अपने क्षेत्र के, जो बिहार के लोकल पूर्वी चंपारण जिले के मुख्यालय मोतिहारी और उसके सबर्ब से या छोटे शहरों से हुई है। तत्पश्चात मैंने, चूंकि बिहार में ग्रेजुएशन में उस समय बहुत समय लगता था, लगभग 6 वर्ष का समय लग जाता था, इसलिए जल्दी कुछ करने की लालसा में क्लास 12 करने के साथ साथ ही मैंने भारतीय वायुसेना को ज्वाइन किया और भारतीय वायुसेना ज्वाइन करने के बाद भारतीय वायुसेना की तरफ से मैंने डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 1992 से 94 में किया है और तत्पश्चात 7 वर्ष 11 महीना 10 दिन की सेवा करने के बाद मैं इस पूरी तरह से सशस्त्र सीमा बल, जिसे आज भारत एसएसबी के नाम से जानता है, जो 1963 में भारत चाइना वार के बाद से प्रारंभ हुई एक रेजिस्टेंस फाइटर्स के रूप में और नॉर्थ ईस्ट के इलाके को संभाल रही थी, 2001 में भारत नेपाल सीमा की जिम्मेवारी में आई और 2004 में भारत भूटान की 699 और भारत नेपाल की 1751 किलोमीटर की लंबी सीमा, कुल 2450 किलोमीटर की सीमा की रखवाली देख रही है। उस चीजों को हम संभाल रहे हैं, उसकी सुरक्षा को देख रहे हैं और एयरफोर्स में रहते हुए मैंने अपनी ग्रेजुएशन को उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद से पूरा किया है। तत्पश्चात अपनी परास्नातक उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद से पूरा करने के बाद मैं इस सेवा में हूं और साथ ही साथ अपनी मनोरंजन या ज्ञानवर्धन के लिए कुछ न कुछ पढ़ने के शौक में रहा हूं और उन चीजों को पूरा करता रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एसएसबी का मुख्य उद्देश्य क्या है और वर्तमान स्थिति क्या है इसकी? जहां तक अब शायद लोग पूरे भारतवर्ष में सशस्त्र सीमा बल को जान रहे होंगे। सशस्त्र सीमा बल, हम अंग्रेजी में भी इसको एसएसबी और सशस्त्र सीमा बल ही बोलते हैं। यह भारत नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जैसा मैंने पहले ही बताया कि 1751 किलोमीटर और भारत भूटान की 699 किलोमीटर की सीमा के लिए सीमा सुरक्षा बल है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की 365 दिन 24 घंटे सुरक्षा की जिम्मेवारी लेती है और वहां सीमा पर तैनात है। साथ ही साथ यह उस इलाके में जो हमारे 5 मुख्य कार्य हैं, पहला काम TBCs, ट्रांस बॉर्डर क्रिमिनल्स की एक्टिविटी को रोकना, जो अंतर्राष्ट्रीय अपराधी हैं उनकी एक्टिविटी को रोकना। दूसरा काम ANEs, एंटी नेशनल एलिमेंट्स, जो बाहरी हो या हमारे देश के अंदर है उनके काम को रोकना। तीसरा एंटी सोशल एलिमेंट्स ASEs,
के गतिविधियों को रोकना जो हमारे समाज में कहीं ना कोई गलत काम अंदर की तरफ करते हैं या कानून के साथ तोड़फोड़ करते हैं, कानून का उल्लंघन करते हैं, उनकी एक्टिविटी को रोकना। देन दूसरे काम में आर्म्स, एम्युनिशंस और एक्सप्लोसिव्स को रोकना। देन मानव तस्करी के अपराधों को रोकना। FICN फेक इंडियन करेंसी नोट्स के आवाजाही को रोकना। उसके साथ ही साथ FNCN कह लीजिएगा, जो फेक नेपाली करेंसी नोट्स हैं, जो जाली मुद्राएं वहां से भी आती है या विदेशी जाली मुद्रा आती है, कुछ भी आएगा जाएगा तो उसको हम पकड़ेंगे, उन चीजों को रोकना। नारकोटिक्स जो हमारे युवाओं के भविष्य को प्रभावित करती है, उनको पकड़ना। साथ ही साथ जो अदर ड्यूटीज हैं जिसमें वाइल्ड लाइफ एक्टिविटीज और अन्य जो भी एक्टिविटीज हैं उन्हें रोकना, उन्हें संभालने का काम होता है अगेन। और उसके बाद जो राजस्व को हानि पहुंचाने वाले जो तस्करी की गतिविधियां हैं, जिसमें जो भी अन्न, अनाज, सामान, बना हुआ चीजें या फर्टिलाइजर्स, उन चीजों को रोकने की जिम्मेवारी एसएसबी संभाल रही है। और जो लोग वहां बसे हुए हैं भारत नेपाल की सीमा पर या भारत भूटान की सीमा पर, उन लोगों के दिलों में, मन मस्तिष्क में सुरक्षा की भावना पैदा करना, यह एसएसबी का मुख्य उद्देश्य है। सर, ये जो एसएसबी है, इसमें भर्ती की क्या प्रक्रिया होती है? जी, एसएसबी के भर्ती में जो एसएसबी का मामला है कि सशस्त्र सीमा बल में हम जो युवा है उसको हर रैंक पर लेते हैं, जिसमें कांस्टेबल जीडी पर क्लास 10 के बच्चे जो पास करके आते हैं, साथ ही उनकी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी हो, मेंटल अच्छी हो, मेडिकल कंडीशंस अच्छी हो तो उनको लिया जाता है। एंड देन उसके बाद क्लास 12 वाले स्केल पर भी जो कम्युनिकेशन के लोग हैं उनको लिया जाता है। ग्रेजुएशन पास पर हमारे सब इंस्पेक्टर्स और असिस्टेंट कमांडेंट्स जो ऑफिसर्स ग्रेड होते हैं उनको लिए जाते हैं। और उनकी अलग अलग क्राइटेरिया है। जो सिपाही है उसकी बहाली हम 18 से 23 साल की उम्र में करते हैं। जो ऑफिसर्स का है उनका 25 साल तक की एज तक, ग्रेजुएशन करने के बाद अप टू 25 ईयर्स ऑफ एज, आफ्टर 18 वो कभी भी क्वालिफाई कर सकते हैं एंड देन वो ऑफिसर बन सकते हैं, जिस कैटेगरी से हम आए हुए हैं। सर, एक चीज़ और जानना चाहूँगी, जैसे तो हर क्षेत्र में महिलाओं के लिए चुनौती थोड़ी ज़्यादा होती है, तो एसएसबी में भर्ती प्रक्रिया में क्या महिलाओं के लिए चुनौतियाँ ज़्यादा हैं या सामान्य ही जैसे बाकी पुरुषों के लिए जो चीज़ें होती हैं? एसएसबी में सशस्त्र सीमा बल, मैं मान के चलूंगा क्योंकि भारत और नेपाल एक मित्र राष्ट्र है, मित्र राष्ट्र होने की वजह से जो बॉर्डर है वो हमारा बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं है, क्योंकि जो क्रिमिनल्स हैं वो कहीं ना कहीं हमारे सोसाइटी के अंग हैं और नेपाल के सोसाइटी के भी अंग हैं। तो उस केस में वो कहीं धोखा देते हैं तो वो चोरी छिपे ही कोई अपराध करते हैं, खुल करके और आमने सामने अपराध करने की स्थिति में वो लोग नहीं होते हैं। इसलिए बॉर्डर हमारा बाकी की तुलना में बेहतर है। और चूंकि बॉर्डर के आसपास 10 गजी के आसपास नेपाल की तरफ भी और भारत की तरफ पे दोनों सोसाइटी नजदीक बसी हुई है, तो हमारा एक सोशल बिलोंगिंगनेस या सोशल जो सेटअप है वो भी बना हुआ है। तो पुरुष हो या महिला हो, कोई आइसोलेशन फील नहीं होता है जो बाकी के बॉर्डर्स पे होता है। महिलाओं के लिए अवसर समान है, जो हमारा कभी भी जो भी रैंक है, जिसमें कांस्टेबल जीडी वाला हो या हेड कांस्टेबल जीडी का हो या असिस्टेंट कमांडेंट्स का हो, सभी रैंकों पर अपनी योग्यता के हिसाब से वो लोग आ सकते हैं। फिजिकल क्वालिफिकेशंस में थोड़ी सी रियायत है, महिलाओं के दौड़ में और पुरुषों के दौड़ में मात्रा का अंतर है, ताकि उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से और उनके समय के हिसाब से रखा गया है। चैलेंजेस बॉर्डर पर होने के कारण, चूंकि बॉर्डर पर नॉर्मल सर्वाइवल ही लोगों का डिफिकल्ट है, तो दिक्कतें तो थोड़ी होती है। पानी में थोड़ा लोहा ज्यादा मिलेगा, घर परिवार बेहतर नहीं होगा, एकोमोडेशंस अच्छे नहीं होंगे, वो समस्याएं हैं, बट वो भी निवर्तमान है समय के साथ और प्रगति के साथ। जैसे जैसे सड़क जुड़ती गई है, बिजली आ गया है, पानी की अच्छी सुविधा हो गई है, राशन पानी की अच्छी व्यवस्था हो गई है, यातायात के साधन अच्छे हो गए, तो सुविधाएं सुधर रही हैं। और महिलाओं को भी हमारे पास आज की तारीख में भी साउथ इंडिया की महिलाएं, हमारे नॉर्थ ईस्ट की महिलाएं, देन वेस्ट की महिलाएं, गुजरात, राजस्थान से, नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर, नागालैंड से, तमिलनाडु, केरला से आई हैं, और वो भी आराम से अपनी छुट्टियों को काट रही हैं और बेहतर ढंग से ड्यूटी को पूरा कर रही हैं। तो मेरे हिसाब से थोड़ी सी चैलेंज जो आने जाने का है, बट द मोमेंट दे रीच एट दैट प्लेस जहां उनकी ड्यूटी ऑफ डिप्लॉयमेंट है, अगर एक बार उस जगह पे पहुंच जाते हैं तो फिर वो कंफर्टेबल है, देन देयर इज नो डिफिकल्टीज। सर, अंत में मैं चाहूंगी कि आम जनमानस को आप क्या
मार्गदर्शन करना चाहेंगे, अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं एक और सवाल जो मैं कवर ही कर देना चाहूंगा कि सशस्त्र सीमा बल सीमाओं की रक्षा के साथ साथ सीमाई जनता के सहयोग के लिए और उनके विकास के लिए बहुत सारे कार्यक्रम करता है, जिसमें वो कई सारे मानव चिकित्सा शिविर, पशु चिकित्सा शिविर, देन उनके आर्थिक विकास के लिए कृषि उपकरणों का बंटवारा, देन कई सारी स्किल ट्रेनिंग जिसमें उनका कौशल बढ़ सके, ज्ञान बढ़ सके, जैसे मोटर बाइंडिंग की ट्रेनिंग है, प्लम्बिंग की है, कंप्यूटर ट्रेनिंग है, सिलाई कढ़ाई बुनाई, ब्यूटिशियंस, जो जिसका जिस फील्ड का होता है उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। और मैं आम जनमानस के लिए यही कहना चाहूंगा, मैं अपने विभाग का पक्ष लूंगा कि यह एक बहुत अच्छी संस्था है, बहुत अच्छी फोर्स है। CAPF में, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज में जी। मैं ये दावा तो नहीं करूंगा कि हम ही सबसे बेहतर हैं, बट हम बेहतर हैं, मैं ये जरूर दावा करूंगा। और उस केस में जो युवक हैं वो तैयारी करें बेहतर ढंग से, और राष्ट्र सेवा में एक बहुत अच्छी नौकरी है। मैं हर बार चाहूंगा कि एक युवक अपने जीवन में एक बार वर्दी जरूर पहने, और वो कम से कम 20 साल के लिए पहने, ताकि उसकी पेंशन वेंशन की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो, और उसके बाद राष्ट्र के सहयोग और विकास के लिए वो अपने जीवन में जो कुछ प्लान करता है, जो जीवन के सपने हैं उसको लेकर के पूरा करे। उसके बाद उसके पास पर्याप्त मात्रा में ज्ञान हो जाता है, कौशल हो जाता है, एक्सपोजर हो जाता है, कई सारी सुविधाएं रहती है नौकरी में, जैसे भारत में रहते हुए भी उसको विदेश जाने का मौका मिलता है। मुझे भी सशस्त्र सीमा बल की कृपा एवं इनके योग्यता की वजह से लगभग 1.5 साल तक विदेश में यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशंस के साथ कोसोवो, सर्बिया में रहने का मौका मिला है। दुनिया हमने घूमी है, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, और SSB के द्वारा कमाए हुए धन उपार्जन और बाकी सारी चीजों से संभव हो पाया है। तो इस तरह से यह एक बहुत अच्छी फोर्स है। युवकों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो मेरा मानना है कि उनके पास शारीरिक क्षमता बहुत अच्छी डेवलप हो, मानसिक क्षमता बहुत अच्छी हो, भावनात्मक क्षमता बहुत अच्छी हो, और साथ ही साथ उनमें योग्यता अच्छा हो, उनमें कौशल अच्छा हो, समय का कभी भी दुरुपयोग न करें, कभी भी किसी के बहकावे में न आए। समय के साथ साथ आपकी जो योग्यता है उसके हिसाब से ईश्वर हमें वो चीजों को प्रदान करेगा ही करेगा, और उसके लाभ हमको मिलेंगे ही मिलेंगे। इसलिए युवक बिल्कुल तन्मयता के साथ राष्ट्र की सेवा में अग्रसर हों, और बेहतर हर अपनी योग्यता का योगदान राष्ट्र की सेवा को करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत एक बार फिर से आपको धन्यवाद दूंगी, आपके बिजी शेड्यूल में से कीमती समय निकाल करके हमारे साथ यहाँ बैठने के लिए और हमारे सवालों के जवाब इतने विनम्रता पूर्वक देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भी आभारी हूँ कि ये मेरा पहला शायद स्टूडियो रिकॉर्डिंग है जिसमें हम रेडियो पर आ रहे होंगे, अदरवाइज हमारी बाइट्स कहीं ना कहीं लोगों को पहुंचती रही है, बट एक प्लान्ड वे में कार्यक्रम बना करके और तैयारी के साथ हम पहली बार इस कार्यक्रम कर रहे हैं, जो शायद मेरा बचपन का एक सपना था आज पूरा हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको व्यक्तिगत रूप से, और पूरी टीम को और सभी श्रोतागणों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ SSB के DIG मुन्ना सिंह जी। इसी तरह से अन्य शख्सियत को लेकर आपके सामने फिर से रूबरू होंगी। तब तक के लिए देखते और सुनते रहिए लाउडस्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।